हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर और आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो है बेसिकली सेक्शन 196 के बारे में। एंड 196 मतलब आप समझ सकते हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने के बारे में आज हम लोग जानने वाला है। तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एक होल टाइम डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, और इसके अलावा मैनेजर का भी पॉइंट आएगा। सेक्शन 196 के अंदर मैनेजर भी कवर होता है, सॉरी सेक्शन शेड्यूल 5 के अंदर मैनेजर भी कवर होता है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग यही जानने वाले हैं। रेमुनरेशन वाले पार्ट को हम लोग नहीं देखेंगे आज के वीडियो में। बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के बारे में है, एंड मैनेजरियल जो रेमुनरेशन है उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर होगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो वाली वीडियो भी आपको तुरंत मिल जाए। हम लोग पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत आसानी से क्लियर हो जाए एंड आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, देखो मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट दैट इज सेक्शन 196 तो हमारा आएगा। इसके साथ साथ मैंने सेक्शन 164 भी लिखा है, ओके, एंड शेड्यूल 5 दैट इज इसका मतलब क्या है। सेक्शन 196 का मतलब हो गया एक हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एक होल टाइम डायरेक्टर है इसको अपॉइंट करना। अब एक मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर आप होल टाइम डायरेक्टर हो, बट आपके पास एक डायरेक्टर वर्ड तो लग रहा हुआ है, राइट। तो अगर आप डायरेक्टर हो तो आपको डायरेक्टर की भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो डायरेक्टर की क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना है आपको, सेक्शन 164 के पास जाना होगा। तो डायरेक्टर सेक्शन 164 के अंदर बोला गया कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर, मतलब अगर कोई भी सेक्शन 164 के अवगुण इंसान के अंदर आ जाते हैं तो वो इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, अब अगर आप डायरेक्टर ही नहीं बन सकते तो मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर बनने का सवाल ही नहीं उठता है, राइट। आइए, यहाँ पे पूरा बेरेक्ट लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं बेरेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको बहुत ही इजी करके लाया हुआ हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। वेट, थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। अब आई थिंक क्लियर है। सेक्शन 164 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक पर्सन जो डायरेक्टर नहीं बन सकता। व्हाट इज द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ डायरेक्टर। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन देखने वाले हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर तीन सेक्शन आते हैं, बेसिकली तीन सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1, सब सेक्शन ये वाला 2 और ये वाला सब सेक्शन 3 लास्ट वाला। 1 के अंदर क्या बोला गया है, दैट इज अगर वो अनसाउंड माइंड हो, अगर एक इंसान है जो अनसाउंड माइंड है, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल इंसान है या फिर आधा काम करता आधा नहीं करता, तो वैसे इंसान को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हो, ज़्यादा डिटेल के अंदर है उसमें। वैसे इसके अंदर भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक इंसॉल्वेंट पर्सन जो अप्लाई कर चुका है या फिर अप्लाइड किया हुआ है, जस्ट अप्लाई किया हुआ है, भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है बट वो अप्लाई किया हुआ है फॉर इंसॉल्वेंट के लिए, तो फिर वैसा इंसान को, या फिर अगर कोर्ट कन्विक्ट कर लिया है किसी पर्सन को 6 मंथ के लिए, अगर वो जेल गया है एंड 6 मंथ के बाद, मान लो 6 मंथ के 1 साल के लिए जेल हो गया, ठीक है। 1 साल के बाद अगर जिस दिन वो बाहर निकले ना, उस दिन से 5 साल बीत जाने चाहिए। एंड अब उस दिन से 5 साल अगर बीत गए हों उसके बाद जाके वो बन सकता है। लेकिन अगर कोई 7 साल के लिए अगर जेल चला जाता है, मतलब 7 साल के लिए बेसिकली बहुत ही संगीन जुर्म होते हैं, उसके लिए भेजा जाता है। तो अगर 7 साल के लिए अगर वो इंसान जेल चला गया तो फिर वो लाइफ टाइम बैन हो जाएगा, वो कभी भी एक डायरेक्टर बन नहीं सकता है। ओके, नाउ अगर कोई ट्राइब्यूनल किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर देता है, ट्राइब्यूनल किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, अगर कोई भी ग्राउंड उसको लगता है कि ये पर्सन डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है, तो उसको बोल सकता है कि इस बंदे को कभी डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। तो इस अगर ट्राइब्यूनल बोल देता है, प्रोहिबिट कर लेता है, तो फिर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। अगर कोई पर्सन है जो कॉल मनी का पेमेंट नहीं करता है, कंपनी ने कॉल मनी का टाइम पैसा मांगा एंड उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो वैसे इंसान को भी आप डायरेक्टर नहीं बना सकते हो। वरना सोचो, जो कॉल का पैसा नहीं दे रहा है वो कंपनी में क्या काम करेगा, राइट। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर डील कर रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर डील करते हुए अगर 5 साल बीत चुके हैं उसके बाद वो बन सकता है, बट अगर 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो फिर वो नहीं बन सकता है एक डायरेक्टर। या फिर सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 165 सब सेक्शन 1। 152 के अंदर क्या बोला है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर अगर उसके पास नहीं है तो वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ही इज अ डिस्क्वालीफाइड। नाउ सेक्शन 165 के अंदर क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में, कि एक पर्सन को डायरेक्टर अगर बनना है तो मतलब कितनी कंपनियों में वो डायरेक्टर बन सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी जिसके अंदर वो डायरेक्टर बन सकता है। तो 10 पब्लिक 10 प्राइवेट की क्राइटेरिया थी और उसके अलावा भी बहुत सारी क्राइटेरिया थी। तो अगर वो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप ऑलरेडी होल्ड करके बैठा हुआ है तो आगे वो और डायरेक्टरशिप नहीं ले सकता है। इसके अलावा हम डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो वो कंपनी के वो डायरेक्टर्स जो लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल तक कंटिन्यूअसली फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न अगर फाइल नहीं किया है, अगर मेरी कंपनी ने 3 साल तक कंटिन्यू फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फिर मेरे कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने डिविडेंड का पैसा पे नहीं किया, डिपॉजिट्स को मतलब रीपे नहीं कर रहा हूँ, डिवेंचर्स को रीपेमेंट नहीं कर रहा हूँ, और ये जो डिफ़ॉल्ट है ये डिफ़ॉल्ट 1 साल तक कंटिन्यू जा रहा है, या फिर इनका इंटरेस्ट हुई, अगर 1 साल तक मैं कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट कर दिया तो अब मेरे कंपनी के लोगों ने गलती की है, तो अब मेरे कंपनी के लोग किसी और जगह डायरेक्टर नहीं बन सकते। ओके, अब इसके बाद क्या पॉइंट बोला गया है,
नो ऑफेंस फॉर 6 मंथ फ्रॉम न्यू डायरेक्टर। मान लीजिए मेरी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न 3 साल तक के लिए कंटिन्यूसली फाइल नहीं किया था, ओके, तो मेरे सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब और किसी कंपनी में नहीं जा सकते। अब या फिर ये कंडीशन हो सकता है या फिर दूसरा भी कंडीशन हो सकता है कि वो डिविडेंड का, डिपॉजिट्स का, डिवेंचर का पेमेंट नहीं किया, 1 साल डिफॉल्ट हो। इन दोनों में से कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, बेसिकली मैं 3 पॉइंट बोलूँगा, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 पॉइंट, एनुअल रिटर्न का 1 पॉइंट, एंड तीसरा होता है आपको जो डिफॉल्ट वाला पॉइंट होता है, इंटरेस्ट या फिर उसका मिनिमम अमाउंट कोई भी, अगर यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। तो अगर इन तीनों में से कहीं भी वो फंस जा रहा है, ओके, तो अब हमारी कंपनी में इन तीनों का डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो नया जो पर्सन आ रहा है, मतलब हम किसी नए को अपॉइंट कर रहे हैं फॉर डायरेक्टर अपने कंपनी में, तो अब जो नया पर्सन अपॉइंट कर रहा है, ये न्यू पर्सन के लिए 6 मंथ तक कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होगी। 6 मंथ के लिए वो एकदम फ्रेश रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। लेकिन 6 महीने तक अगर उसने स्टेप नहीं लिए, इन नॉन कंप्लायंस को कंप्लायंस में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये सारी चीज़ों की लाइबिलिटी अब उसके ऊपर भी आएगी, उसको भी इन सभी चीज़ों के लिए लाइबल मान लिया जाएगा। एंड लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा बात बोला गया, अपील और पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में, मतलब हो सकता है वो कोर्ट कन्विक्शन हो सकता है ट्राइब्यूनल ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो। अगर कोर्ट का कोई भी अगर ऐसा मैटर आता है तो उसकी अगर अपील हो गया है, लाइक होता है ना अपने इंडिया में लोअर कोर्ट में अगर हार जाते हैं तो हम हायर कोर्ट जाते हैं, हायर कोर्ट में हार गए तो एकदम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो आपके पास टाइम है, काफ़ी लंबा टाइम है, आराम से आप धीरे धीरे जाओ, एकदम फुल टाइम जाओ आराम से, राइट। तो अपील का जब तक डिसीजन नहीं हो जाता, अपील जब फाइनल नहीं सेटलमेंट हो जाता, तब तक के लिए भैया आप फंसे हुए, तब तक के लिए चाप नहीं है, तब तक आप आराम करो। जिस दिन अपील का डिसीजन आ गया, अगर आपके अगेंस्ट आ गया तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अगर अपील का अगर डिसीजन आपके फेवर में आ गया तो आप डायरेक्टर हो, और डायरेक्टर बने रहो, राइट। नेक्स्ट, एक प्राइवेट कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल में और कुछ भी ग्राउंड लगा सकती है, इन दोनों ग्राउंड्स के अलावा वो अपने मन से कुछ और भी ग्राउंड डाल सकते हैं कि एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 164, जिसके अंदर हमने ये जाना कि एक पर्सन डायरेक्टर कब नहीं बन पाएगा। अब अगर डायरेक्टर ही नहीं बन सकता तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बनेगा या फिर होल टाइम डायरेक्टर क्या बनेगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 196 के बारे में। देखो सेक्शन 196 के अंदर क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है एक ही टाइम पे आप मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते हो। एक ही टाइम पे दोनों बंदा नहीं होगा, राइट। या तो एमडी रखो या तो मैनेजर रखो, बात खत्म, राइट। तो अगर आप एमडी रखते हो तो ठीक है, मैनेजर रखते हो तो अलग बात है, दोनों में से किसी एक को रखना होगा ना। दूसरा क्या बोला गया है, अगर आप किसी भी एमडी को अपॉइंट करते हो, राइट, या फिर होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो, तो आप मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अपॉइंट करोगे, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए अपॉइंट करोगे। एंड 5 ईयर के लिए जो अपॉइंट करते हो आप 4 साल के बाद उसको रीअपॉइंट कर सकते हो। मतलब आज मैंने अपॉइंट किया, आज से 5 साल तक के लिए अपॉइंट किया, ठीक है। आज 2020 चल रहा है, 2025 के लिए अपॉइंट किया है, 26 तक के लिए अपॉइंट किया बेसिकली, या फिर 25। अब 4 साल, आज 21 गया, 22 गया, 30 गया, 24, 2024 तक क्रॉस हो गया। अब 2024 खत्म होने के बाद मैं चाहूँ तो उसको फिर से रीअपॉइंट कर दूंगा अगले 5 ईयर के लिए, ओके। मतलब जब 2025 में उसका टर्म कंप्लीट होगा, उसके बाद वो और 5 साल के लिए ऑटोमेटिक उसका टर्म एक्सीड हो चुका रहेगा, राइट। ये हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा सबसेक्शन 3 196 का, इसके अंदर बोला गया है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। नो कंपनी शैल अपॉइंट, ये कंपनियां किन किन लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकती। ये वाला पॉइंट जो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, बेसिकली कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है एमडी बनने के लिए, मतलब नहीं बन सकता ये लोग। दैट इज अगर वो पर्सन 21 ईयर से कम है तो। अब 21 ईयर से कम है तो उसके पास नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो एक कंपनी को क्या संभालेगा, राइट। तो उसके लिए 21 ईयर से कम है तो आप एक एमडी नहीं बन सकते हो। मोर देन 70 ईयर है, 70 साल से ज़्यादा का बूढ़ा इंसान है। अब 70 ईयर से ज़्यादा का तो ऐसा माना जाता है कि वो बूढ़ा हो गया, वो काम नहीं कर सकता है, राइट। बट हो सकता है ना उसका बहुत तेज़ दिमाग हो, बहुत अच्छा उसके गाइडेंस में कंपनी चल रहा हो, बहुत अच्छा उसका सब कुछ चल रहा हो। इन दैट केस अब क्या होगा, अब जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा है तो भैया आप क्या कर सकते हो, उसको ज़बरदस्ती अपॉइंट करना चाहोगे। अब ज़बरदस्ती अपॉइंट करना चाहते हो तो क्या करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास कर लो। ऐसा इन जीएम पास कर लिए। जनरल मीटिंग के अंदर आपको जो नोटिस जाता है उसके अंदर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डालना होगा, ये बताना होगा कि हम इसको क्यों अपॉइंट करना चाहते हैं। ये 70 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है फिर भी हम इसको अपॉइंट करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बुद्धि है, इसके पास इसका बिजनेस का स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है। फिर जो भी आपको रीज़न लगता है वो रीज़न बताओ। लेकिन अगर क्या होगा, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो तो देन हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, दैट इज़ ओवर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ऐसा इंजीएम पास नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इंजीएम पास नहीं हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास हो गया। ओवर पास होने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो, काम हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद भी आप उस 70 ईयर से जो ज़्यादा था उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर 6 मंथ और मोर। अगर किसी पर्सन को जेल भेज दिया गया फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा का अगर जेल हो गया, फिर वो पर्सन कभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, फंस गया यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट,
अगर हम लोग डायरेक्टर के बारे में बात करें तो 6 मंथ के बाद भी वो डायरेक्टर बन सकता है अगर 5 साल मतलब कंप्लीट हो जाए जिस दिन उसका सेंटेंस कंप्लीट होता है तो, राइट। बट मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर केस में क्या है, वो आप बन ही नहीं सकता। एक बार 6 महीने के लिए जेल में चला गया ना, मैक्सिमम 6 महीने, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ का मिनिमम, 6 मंथ या 7 मंथ, 6 मंथ मिनिमम, ओके, 6, 7, 8, 9, 10 आगे जो भी हो, चाहे 7 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 20 साल ज़्यादा नहीं हो सकता, 7 साल तक जो भी अमाउंट, जो भी टाइम हो रहा है उतने साल के लिए अगर वो जेल चला गया तो उसके बाद फिर वो कभी भी लाइफ में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। 6 मंथ क्रॉस करने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर का उसका लाइफ हमेशा के लिए बंद। ओके, डायरेक्टर बनने के लिए अभी भी रास्ता है उसके पास। नेक्स्ट, एक इंसॉल्वेंट पर्सन को हम अपने कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बना सकते हैं, वो तो इस कंपनी को भी खा जाएगा, राइट। तो एक इंसॉल्वेंट पर्सन या फिर एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पर्सन है जो अप्लाई किया हुआ है या फिर जो अप्लाई किया हुआ है कि हमको इंसॉल्वेंट कर दो उस इंसान को भी, तो एक गरीब, एक मतलब घटिया इंसान को, गरीब नहीं बोल सकते, जो इंसॉल्वेंसी क्यों है, बेसिकली उसकी घटिया स्ट्रैटेजी की वजह से, राइट। तो उसके खराब स्ट्रैटेजी की वजह से वो खुद इंसॉल्वेंट हो गया और अब हम अपनी कंपनी को भी खराब करना चाहते हैं, वाह, राइट। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर, ही मेड अ कंपोजिशन विद देम। नाउ अगर कोई भी पर्सन कंपोजिशन करता है, कंपोजिशन का मतलब होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपने क्रेडिटर्स को बोलना है कि आपका 5 लाख का ड्यू था, आप एक काम करो 4 लाख का ड्यू ले लो, 1 लाख माफ़ कर दो, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो हमको कंपनी बंद करना पड़ेगा और कंपनी बंद करेंगे तो हो सकता है आपको एक भी रुपया ना मिले फ्यूचर में, मतलब इस टाइम में। और अगर आप हमको हमारा 1 लाख का ड्यू माफ़ कर देते हो तो हो सकता है हमारा कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो करे और आपको ज़्यादा कुछ मिल सके, राइट। तो ये सब चीज़ तो होता है कि मतलब आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना कि आप थोड़ा सा सेटल कर लो, थोड़ा सा कम ले लो, ओके, ये सब कुछ आईबीसी कोड के अंदर आता है। तो अब अगर किसी भी पर्सन ने, किसी डायरेक्टर ने अपने बिजनेस में ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से उसको सेटलमेंट करना पड़ रहा है, मतलब उसका बिजनेस खराब चला है, यही तो अब बिजनेस खराब चला है, उसने अपने बिजनेस को खराब कर लिया, अब वो आपके बिजनेस को एडवाइस देना है, आपके बिजनेस में मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, तो भैया आप कैसे बना सकते हो, मतलब वो खुद का बिजनेस तो बर्बाद कर चुका है, आपका भी कर देगा, राइट। तो इसीलिए इस इंसान को भी आप एमडी नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट, अब अगर एक पर्सन को, अगर आपको एमडी या होल टाइम डायरेक्टर बनाना है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपॉइंट कैसे करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे हम लोग। देखो 4th नंबर पॉइंट में क्या बोला गया, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर बाई पासिंग बीआर एट बीएम। एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड मीटिंग के अंदर, बीआर एट बीएम पास कर लिए, अपॉइंट हो गया, ओके। बीआर एट बीएम पास करने के बाद 60 दिन के अंदर MR1, देखो लिखा हुआ है फॉर्म का नाम, MR1 फॉर्म फाइल कर देना होगा आरओसी के पास, ओके। MR1 फॉर्म फाइल कर दिए, क्लियर। अब इस MR1 के लिए एग्जाम्पशन भी है, दैट इज अगर गवर्नमेंट कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है तो उनके लिए एग्जाम्पशन है। नाउ अगर एक कंपनी दैट इज बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास कर लिया, MR1 फाइल कर दिया, जनरल मीटिंग में ना उनको अप्रूवल भी लेना पड़ता है, ओके। जनरल मीटिंग में उनको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा, मतलब क्या है, जनरल मीटिंग में इस रेजोल्यूशन को पुट करेंगे, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आ जाएगा, इसके बाद ये काम सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं मिले, इन दैट केस लास्ट वाला पॉइंट देख लो कि अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर नॉट अप्रूव बाई द कंपनी एट द जनरल मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं होता है तो जो भी उसने काम किए ना जनरल मीटिंग से पहले, वो सारे काम वैलिड माने जाएंगे। अब ये जनरल मीटिंग कभी भी हो सकता है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुआ है उसके बाद जनरल मीटिंग, जो भी फर्स्ट कमिंग जनरल मीटिंग आ रहा है उस जनरल मीटिंग में इनका अप्रूवल लेंगे। तो इस बोर्ड मीटिंग से इस जनरल मीटिंग के बीच में जो भी काम हुए ना वो सारे काम वैलिड रहेंगे उसके, क्लियर। तो अभी तक हमने बेसिकली क्या देखा, सेक्शन 164 देखा है, जहाँ पे हमने बेसिकली 3 पॉइंट ही देखे हैं। 2 पॉइंट मेरे तरफ से मेन होंगे, दैट इज एक तो हमारा जो बेसिक पॉइंट था और एक था हमारा बहुत थोड़ा टफ पॉइंट। सबसेक्शन 1 के अंदर क्या था, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अप्लाई किया हुआ है इंसॉल्वेंट के लिए, या फिर कन्विक्ट, कोर्ट में कन्विक्ट हो गया है, कोई भी ट्राइब्यूनल उसको मतलब प्रोहिबिट कर दिया है, या फिर कॉल्स का पैसा पे नहीं कर रहा है, राइट। आरटीपी के अंदर अगर फंसा हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, डिन नंबर नहीं, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एक्वायर करके बैठा हुआ है, तो ये हमारे ग्राउंड थे। एंड दूसरे क्या, सबसेक्शन 2 के अंदर क्या था, अगर वो फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न 3 साल तक कंटिन्यूसली, कोई भी एक हो, अगर एनुअल रिटर्न भी 3 साल तक नहीं फाइल किया तो भी फंसा, फिनेंशियल स्टेटमेंट भी 3 साल तक फाइल नहीं किया तो भी फंसा, मतलब कोई भी एक अगर वो 3 साल तक कंटिन्यूसली डिफॉल्ट करता है तो फिर काम हो गया उसका, बिगड़ गया, मतलब फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ओके। या फिर डिविडेंड, डिपॉजिट, डिवेंचर, इन सब का प्रीवेंट, इंटरेस्ट, कुछ भी में अगर डिफॉल्ट करा एंड ये डिफॉल्ट कंटिन्यू 1 साल तक चल रहा है तो भैया अब उसका हो गया काम, अब वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ओके। नो ऑफेंस फॉर न्यू डायरेक्टर, नया डायरेक्टर तो उसके लिए कोई ऑफेंस नहीं है फॉर कमिंग 6 मंथ, जिस दिन वो अपॉइंट होता है। एंड अगर अपील वगैरह की हो तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आपका अपील का डिसीजन आ दो, वेट करो, आराम करो,
ओके। एंड प्राइवेट कंपनी चाहे तो और कुछ भी ग्राउंड डाल सकती है। सेक्शन 196 के अंदर हम लोग क्या देखा था, सबसे पहले तो ये देखा कि भाई एक एमडी और मैनेजर एक साथ नहीं हो सकता है, या तो एमडी होगा या तो मैनेजर होगा, बात खत्म। दूसरा हमने देखा था कि 4 साल 5 साल के लिए अपॉइंट करेंगे मैक्सिमम, 4 साल के बाद उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, राइट। फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशन देखा था, दैट इज़ अगर 21 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, 70 से कम होना चाहिए, 70 से अगर ज़्यादा है तो भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट आपको एसआरईएन जीएम पास करना होगा या फिर ओआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। नेक्स्ट हमने जो डिस्क्वालिफिकेशन वो ये देखा था कि अगर वो उस पर्सन को कोर्ट में कन्विक्ट किया गया है मोर देन 6 मंथ के लिए किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड या फिर कोई भी ऑफेंस के लिए, अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा के लिए जेल चला गया तो फिर भैया वो इंसान कभी भी एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर नहीं बन सकता है, ओके। या फिर उसको इंसॉल्वेंट पर्सन है या फिर वो एडजुडिकेटेड अगर वो सस्पेंड किया है पेमेंट को, किसका, क्रेडिटर्स वगैरह का पेमेंट को सस्पेंड किया है, कंप्रोमाइज़ किया है बेसिकली उनके साथ, तो फिर वो पर्सन नहीं बन सकता। एंड उसके बाद हमने क्या देखा था, इन लोगों को अपॉइंट कैसे करेंगे, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करेंगे। एक फॉर्म था MR1 60 दिन के अंदर फाइल कर देंगे। अगर उसको ऑफकोर्स जनरल मीटिंग में भी हमको इसको रेक्टिफाई करना होगा, उनको मतलब अप्रूव करना होगा उस चीज़ को। अगर जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं हो पाते हैं तो भैया उनके काम सारे वैलिड रहते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा शेड्यूल 5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेड्यूल 5 के अंदर क्या बोला गया है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल करना होगा आपको मैनेजिंग या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए या फिर किसी मैनेजर के लिए, ओके। विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपके ऊपर है। अब कैसा इंसान को लेकर आया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो शेड्यूल 5 के अंदर सबसे पहला बोला गया, ही हैड नॉट बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड और अ फाइन एक्सीडिंग 1000। उसको लाइफ में कभी भी कोई भी दिन का, एक दिन का भी जेल ना हुआ हो, एंड फाइन 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा हो। कहाँ पे भैया, इन सभी एक्ट के अंदर दिख रहा है, इंडियन स्टैम्प एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रिवेंशन ऑफ फूड, इसेंशियल कमोडिटी कंपनीज एक्ट, सिक्रा, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, कंपटीशन, फेमा, सिक इंडस्ट्रियल, राइट, सेबी, फॉरेन टैक्स, PMLA एंड इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, IBC, GST, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, इन किसी में भी उसको किसी भी टाइम का एक भी दिन का जेल ना हुआ हो या फिर 1000 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं लगा हो, ओके। अगर उसको जेल नहीं हुआ है लेकिन फ़ाइन लगा हुआ है उसके पास 5000 का, वो बंदा फंस गया। एक बंदा फ़ाइन नहीं लगा हुआ है लेकिन 3 दिन तक जेल में रहा हुआ है, 3 दिन का जेल हो गया था, फंस गया। क्योंकि यहाँ पे बोला गया एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ डेज, किसी भी टाइम के लिए अगर वो जाता है तो वो फंस गया। बट लॉ में हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, इसका भी है। अगर ऐसा किसी कांड में फंस गया है, इन एक्ट के अंदर 1000 से ज़्यादा का फ़ाइन लग चुका है या फिर वो जेल जा चुका है 1 महीना, 1 दिन, 2 दिन, जो भी टाइम के लिए, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। अब एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का आप अप्रूवल ले लिए तो फिर अब आपका काम कंप्लीट, मतलब अब आपको फिर नेक्स्ट जब अपॉइंट करने जाओगे ना, नेक्स्ट टाइम फिर किसी भी कंपनी में अगर अपॉइंट होने जाते हो इस पोस्ट के लिए, राइट, तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम अप्रूवल लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्लियर। नेक्स्ट है स्मगलिंग एक्टिविटी। स्मगलिंग एक्ट के अंदर क्या होता है ना, वहाँ पे जेल बेसिकली नहीं होता, ज़्यादातर होता है डिटेंशन, ओके। बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसके अंदर अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, उस पर्सन को, नॉट आपको, उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा जो भी पीरियड होता है। तो उस पीरियड के लिए वो उस एक्ट के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग अभी वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। उस अगर क्या किया जाए तो वो लोग डिटेन कर लेते हैं, तो एक भी दिन के लिए आप डिटेन नहीं हो। अब अगर डिटेन हो गया है वो इंसान तो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर देता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ओके। नेक्स्ट जो आता है शेड्यूल 5 का डिस्क्वालिफिकेशन, वो क्या बोला है, कम से कम 21 ईयर्स तो होना चाहिए, तो हम लोग पहले ही पढ़े थे। 70 ईयर्स से कम का होना चाहिए, मतलब 21 साल से ज़्यादा, और 70 से कम, राइट। अब अगर 70 से ज़्यादा वाले को बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में, राइट। नेक्स्ट, ही इज़ रेसिडेंट इन इंडिया। इंडियन रेसिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन रेसिडेंट का मतलब क्या है, वो पिछला 12 मंथ इंडिया में रहा हो, ओके। या फिर इंडिया में आया हो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए ही इंडिया में आया हो। अब रेसिडेंट और सिटीजन दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। एक पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं होकर भी इंडियन रेसिडेंट बन सकता है, एक पर्सन इंडियन सिटीजन होने के बाद भी इंडियन रेसिडेंट नहीं हो सकता है, राइट। आपने टैक्स के क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। तो ही इज़ रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब क्या है भैया, वो कम से कम लास्ट 12 मंथ के अंदर इंडिया में रहना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस पॉइंट पर किसी का फोकस नहीं जाता है कि वो 12 मंथ तक इंडिया में रहा हो, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वो इंसान जो था वो 13 महीने तक इंडिया में नहीं रहा है और इस किसी भी एक्ट के अंदर फंसा नहीं है, फिर बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया या फिर कोई भी ऑप्शन दे दिया एंड बोल दिया कि वो भैया 12 महीने से ज़्यादा के, मतलब 2 साल से वो इंडिया में रहा ही नहीं है, तो वो नॉन रेसिडेंट हो गया। अब नॉन रेसिडेंट हो गया तो आप उसको ये पोस्ट नहीं दे सकते हो, क्लियर।
बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी कंपनी SEZ में है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो भैया आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो इंडियन रेसिडेंट होने का लेवल नहीं चाहिए, तो फिर आपको आप फॉरेन रेसिडेंट भी हो तो भी आके यहाँ पे SEZ बन सकते हो, मतलब SEZ में आके कंपनी के अंदर MD या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर बन सकते हो। क्लियर? ये तो हमारा ये वाला एक्ट। ओके, तो हमने शेड्यूल 5 के अंदर क्या देखा था? पहले हमने ये देखा कि वो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जेल नहीं किया हो, या फिर उसके ऊपर 1000 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं लगा हो, और वो कहाँ पे? इन सभी एक्ट के अंदर, इन सभी में से किसी एक्ट की, किसी भी एक एक्ट के अंदर। ओके, दूसरा हमने देखा था कि वो डिटेन नहीं किया गया हो, किसमें? स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट के अंदर। ओके, जब भी स्मगलिंग एक्टिविटी जब भी आप यूज़ करोगे ना, उसमें आप डिटेन वर्ड यूज़ करोगे, प्लीज़ उसमें जेल या फिर इम्प्रिजमेंट वगैरह वर्ड यूज़ मत करना, वहाँ पे डिटेन होते हैं पहले। ओके, नेक्स्ट, वो कम से कम उसका एज का क्वालिफिकेशन, दैट इज एज वो कंप्लीट कर लिया हो, 21 से ज़्यादा हो एंड 70 से कम हो, 70 के ज़्यादा है तो फिर ऑप्शन है उसके पास, राइट। वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब लास्ट 12 मंथ इंडिया में ही रहा हो। एंड इसके अलावा भी एक एक्सेप्शन था, दैट इज अगर आप SEZ में है तो फिर आपको इसका कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे बेयर एक्ट के अंदर जो हमारा बहुत कुछ दिया हुआ है, दैट इज सेम पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, दैट इज अनसाउंड माइंड सेक्शन 164 के बारे में बात की, जिसके हमने पहले डिस्कस किया था। सारे 8 पॉइंट्स वहाँ पे PPT के अंदर बहुत ही अच्छे से शो किए हुए थे। अगर आपको ये PPT चाहिए तो आपको ये PPT मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सारे PPT आपको मिल जाते हैं। वहाँ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वीडियो के साथ PPT आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन का बात नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप मेरे को सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल कभी कभी मैं नहीं उठाता, बट मैसेज में सभी का रिप्लाई देता हूँ। ओके, या फिर आप कमेंट कर लो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। यहाँ पे देख लो जो पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, इस PPT के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, इस फ्लो चार्ट के अंदर वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, सेम पॉइंट से कोई चेंजेस नहीं है। अब बैठ के अपने बुक्स को मैच करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, नेक्स्ट 196 भी हमने डिस्कस कर लिया, शेड्यूल 5 भी डिस्कस कर लिया। 196 का PDF देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है। 196 के अंदर भी सेम पॉइंट दिया, नो कंपनी शैल अपॉइंट और एम्प्लॉय एट द सेम टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर। एक ही कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को सेम टाइम पे अपॉइंट नहीं कर सकती है। फिर बाकी सारे भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सेम पॉइंट्स हैं, जो कि आप एक बार रीड जरूर कर लेना इस PDF से या फिर अपने बुक से, जहाँ से भी मन करे। ओके, शेड्यूल 5 के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे दे दिए हुए हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी ना हो। ओके, सो आई थिंक अब आपका सारा क्लियर हो चुका है। और शेड्यूल 5 के अंदर जो एक्ट के नाम नहीं है, मिसिंग है ना, वो एक्ट के नाम ऊपर में दिए हुए हैं, यहाँ पे सेपरेट अलग से एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको कोई भी डाउट नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या फिर होल टाइम डायरेक्टर बनना है, बेसिकली हम लोग MD या फिर होल टाइम डायरेक्टर के बारे में सोचते हैं। अगर ये बनना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले डायरेक्टर बनने के लायक बनना होगा, मतलब सेक्शन 164 क्लियर करना होगा। 164 बन गए तो भैया आप डायरेक्टर बन सकते हो। ओके, अब डायरेक्टर बन सकते हो तो आप सोचोगे हमको मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, मतलब 196 को भी कंप्लाई करना होगा। ओके, शेड्यूल 5 भी देख लेना होगा। क्लियर, कंप्लीट। जो हमारा 164 था उसके अंदर मैंने बहुत सारे बेसिक 2 पॉइंट आप मान के चलो। पहले वाले में क्या थे? बहुत सारे अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, वो बैंकरप्ट था, राइट, कन्विक्टेड, जेल या फिर ट्राइब्यूनल उसको प्रोहिबिट करके रखा हुआ है ऐसे ग्राउंड से। नेक्स्ट वाले में कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न 3 साल तक कंटिन्यूसली फाइल नहीं किया हो। एंड दूसरा पॉइंट क्या था? उसने डिवेंचर, डिविडेंड या फिर डिपॉजिट उसका या फिर इंटरेस्ट इनका मतलब डिफॉल्ट किया हो, राइट। ये हमारे पॉइंट्स थे। एंड लास्ट वाला थर्ड पॉइंट था, दैट इज अगर और कोई भी प्राइवेट कंपनी चाहे तो एक्सेप्शन में अपना ऐड कर सकती है, वट जो भी। एंड नेक्स्ट हमने देखा था सेक्शन 196, इसके अंदर भी हमने बहुत कुछ देखा था, दैट इज़ एक टाइम पे आप MD मैनेजर नहीं रख सकते हो। उसके एज क्वालिफिकेशन को हमने देखा था यहाँ पे, राइट, एज का अप्लाई करना होगा उसको। एंड फिर और भी बहुत सारे पॉइंट चेक किए थे। शेड्यूल 5 के अंदर हमने क्या देखा था? लास्ट जो हमारा पॉइंट था शेड्यूल 5, दैट इज वो कम जेल नहीं गया हो एंड डिटेन नहीं हुआ हो, एज क्वालिफिकेशन देखा था ना, वो रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, सो आई थिंक अब आपको कोई भी डाउट नहीं है इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड अगर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, सबके साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आगे मत जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। हमको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड लाइक कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को। फेसबुक पेज पे हमारे और या फिर इंस्टाग्राम के जो पेज है उसके ऊपर आपको हमेशा अपडेट मिलते रहता है, जो भी अमेंडमेंट आते रहते हैं, कंपनी जेड के सारे अमेंडमेंट वहाँ मिलते रहते हैं। जो भी सेबी के न्यूज़ हैं, MCA के न्यूज़ हैं, राइट, इनकम टैक्स, GST, इन सभी के न्यूज़ आपको उस पेज के ऊपर अपडेट होते रहते हैं, तो आपको वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।